नमस्कार दोस्तों जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों कभी पूछ लेता है कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, घोष अघोष, मतलब इतना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिंदी का पोर्शन कम समय में ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला होता है। बस ज़रूरत होती है तो वो होती है प्रैक्टिस की और रिवीजन की। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको हिंदी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना अच्छा रिवीजन करा दूंगा कि आप हिंदी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हमने चैप्टर लिया है वर्णमाला एवं वर्ण विचार। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों पहली बात आती है वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण एक अखंडनीय मूल ध्वनि होती है। कैसी? अखंडनीय मूल ध्वनि होती है। फिर बात आती है स्वर। तो स्वर स्वतंत्र मूल वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र मूल वर्ण होते हैं। फिर बात आती है व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कभी भी व्यंजन बिना स्वरों की मदद से नहीं बोले जा सकते। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। अब बात करते हैं स्वर। जो स्वर है जो है, पंडित कामता प्रसाद जी ने मूल स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 10 स्वीकार की थी उन्होंने। और री पर उन्हें मतभेद था। किस पर? री पे। क्योंकि देखो दोस्तों, री जो है वो रा और ई की सहायता से बना है। रा और ई इन दोनों के मेल से बना है री। तो इन पर मतभेद ये है कि दोस्तों रा तो व्यंजन है और री स्वर है। तो अब री को किस में रखा जाए, व्यंजन में या सुर में? इस बात पे मतभेद है। वैसे इनकी उन्होंने 10 स्वीकार की है और अगर री को जोड़ लिया जाता है तो 11 मानी जाती है। वैसे कई जगह पे हम कई किताबों में स्वरों की संख्या 11 ही बताई गई है दोस्तों। अब बात करते हैं अनुस्वार क्या होता है। तो अनुस्वार ये होता है, अंग की जो बिंदी रख देते हैं यहाँ पे वो अनुस्वार, और जो पीछे बिंदी रख देते हैं वो होता है विसर्ग। निशान जो कभी हम लगाते हैं, सिर्फ अंग के निशान लगाते हैं, और कभी 2 बिंदी रख देते हैं, उसे विसर्ग बोलते हैं। तो ये होता है अनुस्वार और ये विसर्ग। और दोस्तों इन दोनों को एक साथ में क्या बोलते हैं? अयोग भाव। ये अयोग भाव होते हैं। कभी कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अयोग भाव क्या है, तो आप बता पाएंगे कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोग भाव बोलते हैं। अब बात आती है ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर आ, ई, उ ये ह्रस्व स्वर हैं। मतलब इनकी छोटी ध्वनि वाले स्वर उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और यही मूल स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? मूल स्वर। अभी मूल स्वर के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बता पाएंगे कि आ और ई मूल स्वर हैं। फिर बात आती है दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर आप जानते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लंबा। जैसे हम इन वर्डों को बोलते समय एक लंबी आवाज़ देनी पड़ती है, जैसे आ, ई, उ। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर, और ये छोटे वाले स्वरों के, ह्रस्व स्वरों के मेल से बने होते हैं। अब बात आती है संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, औ। तो ये एक आ और ई इन दोनों के मेल से बनते हैं ए। आ और उ के मेल से बना है ओ। अब ऐसे अगर इसमें आपको दे दिया जाए आ और बड़ा उ, तो क्या बनेगा? औ। तो औ बन जाएगा। तो दोस्तों इसे आप समझ लेंगे और इसे याद रखेंगे कि आ और ई के मेल से बना है ए, और आ और उ के मेल से बना है ओ, और बड़ी ई के मेल से बने, यहाँ पे अगर बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा? ए, और अगर यहाँ बड़ा उ आ जाए तो क्या बनेगा? औ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, एक ही बार में समझ लेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। अब बात आती है आवर्तमुखी की। आवर्तमुखी और व्रतमुखी में क्या अंतर होता है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। बस हमें इस लाइन पर ध्यान देना है कि जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, हम बोल के देख सकते हैं। उच्चारण का मतलब होता है किसी शब्द को बोलने का तरीका, उसे कैसे बोला जाता है, उच्चारण करना, मुंह से उस शब्द की आवाज़ को, ध्वनि को निकालना। तो आप देख सकते हैं किसी भी शब्द के उच्चारण में अगर होंठ गोलाकार नहीं होते तो वो कौन से होंगे? आवर्तमुखी। आप बोल के देखिए आ, तो होंठ कभी गोलाकार हुए? नहीं। ई, ए नहीं, तो ये आवर्तमुखी होते हैं। और अगर जिसके उच्चारण में होंठ गोलाकार हो जाएं वो व्रतमुखी होते हैं। बस सिंपल सी लाइन है, याद कर लेंगे तो आवर्तमुखी और व्रतमुखी में अंतर आप कभी भी
कैसे भी बता पाएंगे, कहीं पे भी देख लेंगे, आप सिर्फ एक बार बोल के देखना और पता चल जाएगा। अब बात आती है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के अग्रभाग से निकले वो अग्रस्वर होते हैं। आप बोल के देखिए ई ए अग्रस्वर से आपको महसूस होगा कि जो ध्वनि है वो अग्रस्वर से, मुख के अग्रस्वर से ध्वनि निकल रही है, तो वो अग्रस्वर आ गए। मध्य स्वर का आपको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा कि छोटा वाला जो आ होता है वो मध्य स्वर में आता है। अब पश्च स्वर में जो पश्च स्वर होते हैं वो सीधी सी बात है कि जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख के पश्च भाग से निकले। जैसे आप बोल के देखिए आ, उ, ओ, आ, ये सारे पश्च स्वर हो गए। हाँ, लेकिन एक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि औ, जो आ के ऊपर जो चांद का निशान लगा हुआ औ, तो आओ जो है जो आगत स्वर है। कभी अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आगत स्वर क्या है तो आप बता पाएंगे कि औ आगत स्वर है। तो दोस्तों ये थी स्वर की बात। स्वर कितने होते हैं? 11। वैसे कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद जी ने 10 मानी है, और एक पे जो मतभेद है उसको भी अगर स्वर में मिला लिया जाता है तो 11 होते हैं। 2 अयोग भाव मैंने आपको बताए, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ये सब चीज़ मैंने बताई। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पंचवर्ग को याद रखना। पंचवर्ग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पंचवर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं, और इन पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। का वर्ग ये है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, ण। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ण। अब आता है टा वर्ग। टा वर्ग में है टा, ठा, डा, ढा, ण। और ता वर्ग में है ता, था, दा, धा, ना। फिर आता है पावर्ग। पावर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये है 5 पंचवर्ग। 5 पंचवर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और का वर्ग। इन सारे वर्गों को आपको याद रखना है, और इनके 5-5 अक्षर हैं उन्हें भी याद रखना है। अब दोस्तों अंत्यस्त क्या होते हैं? अंत्यस्त होते हैं या, रा, ला, वा। ये एक छोटा सा एक 4 वर्ड ऐसे लिख के क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बताइए क्या है, तो सीधा से कभी ऑप्शन में दे देगा अंत्यस्त, ऊष्म, आगत, तो बताओ क्या है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यारा लावा क्या है? अंत्यस्त है। ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों सा और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और आगत में अगर व्यंजन पूछ ले जाए, आगत स्वर मैंने आपको बताया कि आगत स्वर होता है आ, जिसपे सिर्फ ऐसे करके चांद का निशान है, बिंदी वाला नहीं, सिर्फ चांद का निशान हो, सिर्फ चांद का निशान हो, तो वो होता है अ, आगत स्वर। और आगत व्यंजन मैंने आपको बता दिए, डा और ढा के जो नीचे बिंदी लिखी है वो होते हैं आगत व्यंजन। अब इनके उच्चारण के स्थान को क्या बोलते हैं वो बात देख लेते हैं। तो दोस्तों पूरा का वर्ग, जो पूरा का वर्ग होता है जिसमें का, खा, गा, घा, णा ये शब्द आते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। पूरा चा वर्ग, चा वर्ग जिसमें चा, छा, जा, झा, झा, इन सबके उच्चारण का स्थान क्या है? तालव्य। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा, टा वर्ग के उच्चारण का स्थान क्या है? मूर्धन्य। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतव्य। और पा वर्ग के उच्चारण का स्थान है ओष्ठ। दोस्तों पूरे के पूरे वर्ग का नहीं पूछता, कभी कभी सिर्फ ऐसे दा दे देगा आपको, कि दा लिख के दे देगा कि बताएं दा का उच्चारण का स्थान क्या है, तो आप बता पाएंगे कि किस वर्ग में आता है। आप जानते हैं ये ता वर्ग में आता है, ता वर्ग का उच्चारण का स्थान क्या है? दंतव्य। तो आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से याद रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को। अगर जिसमें ये पूछ लिया बताओ भा का उच्चारण का स्थान क्या है, तो भा किस वर्ग में आता है? ये आता है पा वर्ग में, और पा वर्ग का उच्चारण किससे स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो इसे आप यहाँ से रेट करके बिल्कुल बता पाएंगे कि भा का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। दोस्तों एक ट्रिक सी है छोटी सी, आप इसे वैसे भी देख सकते हैं। अगर ता वर्ग को हम कोई भी ता वर्ग के जो 5 अक्षर हैं उनमें से कोई सा भी अक्षर का अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांत से टकराती है। अगर दांत से टकराती है, जैसे हम ता बोल के देखें ता, दा, धा, ना, तो सब में इसमें हमारी जीभ दांत से टकरा रही है, और दांत से टकराई तो क्या हो गए? दंतव्य। पा वर्ग बोल के देख लीजिए, पा वर्ग का कोई सा भी वर्ण बोलेंगे आप तो आपके होंठ मिलेंगे जरूर, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, तो ये हो जाएंगे ओट्स। तो
अगर होंठ से मिल रहे हैं तो ओठ, दांत से जीभ टकरा रही है दंत। तो इस हिसाब से आप इन्हें एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं हम अल्प प्राण क्या होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे का वर्ग अगर हमने ले लिया तो का वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा होगा? पहला हो जाएगा का, तीसरा हो जाएगा गा और पांचवा हो जाएगा णा। तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। और वहीं अगर महाप्राण की बात करें, जो अल्प प्राण में छूट गया, जैसे दूसरा और चौथा छूट गया, तो वो हो जाएगा महाप्राण। कौन कौन सा छूट गया? खा और घा। तो अल्प प्राण और महाप्राण को आप ऐसे ही याद रख पाएंगे। दोस्तों अकेला मैंने आपको का वर्ग से समझाया है, आप इसे चा वर्ग, टा वर्ग, हर वर्ग में, पांचों वर्ग में अप्लाई करेंगे। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होगा, अगर जो भी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन होगा? अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुनासिक की। तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? हर वर्ग का लास्ट का मतलब पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, णा, पा, फा, बा, भा, मा, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। और इसकी एक ट्रिक ये भी है कि आप बोल के देखें किसी वर्ड को, अगर उसमें आपका स्वर ऐसा प्रतीत होता है कि नाक से आवाज़ आ रही है, जैसे माँ बोल के देख लीजिए, ना बोल के देख लीजिए, अणा बोल के देखिए, स्वर मतलब जो ध्वनि है वो नाक से निकलती प्रतीत होती है, तो समझ लीजिए वो अनुनासिक व्यंजन है। और जिससे ध्वनि नाक से नहीं निकल रही है वो निरानुनासिक हो गया। सीधी सी सिंपल सी बात है। वरना आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक, बाकी का, चा, टा, ता ये सब निरानुनासिक। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर, कभी पूछ ले कि अर्धस्वर में कौन सा वर्ण है, ऐसे आपको 3-4 वर्ण दे देगा, या, वा, का, खा, तो आपको पूछ लेगा कुछ भी, तो आप बता पाएंगे कि या और वा ये दो स्वर माने गए अर्धस्वर। ये दो कैसे माने गए? अर्धस्वर माने गए, या और वा। लुंठित ध्वनि, ये जो दो लाइन है, पार्श्विक ध्वनि और लुंठित ध्वनि, इन्हें तो आपको बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी लुंठित ध्वनि की जगह पे ला लगा देते हैं और पार्श्विक ध्वनि की जगह पे रा लगा देते हैं, लेकिन इन्हें तो आप याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे कि लुंठित ध्वनि कौन सी होती है? रा, और पार्श्विक ध्वनि होती है ला। फिर ध्वनि की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। ध्वनि की मात्रा के आधार पर मतलब किसी की वर्ण को अगर बोलने में जो ध्वनि निकलती है उस मात्रा के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो हम बात कर लेते हैं अघोष की। तो अघोष क्या होता है? पंच वर्ग, जो मैंने आपको पंच वर्ग बताए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पंच वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। जैसे का वर्ग में आप अगर देख लें तो क्या हो जाएगा? का और खा। चा वर्ग में देखना है तो चा और छा। ऐसे ता वर्ग में देखना है तो ता और था। ऐसे जो भी मतलब पांचों वर्ग के पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है, जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, वो अघोष होता है। कौन सा, कैसा माना गया? अघोष माना गया है। जैसे का और खा, चा और छा। इसके साथ साथ तीनों सा भी अघोष व्यंजन माने गए। ये लाइन जरूर याद रख लेना कि सा, सा, सा ये भी अघोष व्यंजन माने गए हैं। अब घोष की बात कर लेते हैं। कभी घोष पूछ लेता है, कभी सघोष पूछ लेता है, तो घोष की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों घोष या सघोष पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी अघोष के लिए कौन कौन से लिए थे? पहला और दूसरा। बाकी के जो पीछे बच गए तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सारे कौन से हो गए? सघोष। हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। पहला और दूसरा अघोष है और तीसरा, चौथा, पांचवा कैसा है? सघोष या घोष। तो इस तरीके से आप अघोष और घोष में अंतर कर पाएंगे। पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है सघोष। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा मतलब ये तो मैंने बता ही दिया कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। इसके अलावा या, रा, ला, वा और प्लस हा, ये पांचों भी किस में आते हैं? सघोष में।
और एवं सभी स्वर भी, इसके साथ साथ सभी स्वर, जितने स्वर थे 11 के 11, मतलब 10 तो वो थे ही, रा वाला भी मिला के 11 के 11 स्वर भी सघोष माने गए हैं। कैसे माने गए? सघोष। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, जितने भी सिंपल वे में हो सकता था मैंने आपको समझाया, और अगर हम इसी तरीके से याद करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको मेरा समझाया समझ आया, अच्छा लगा, कैसा लगा। जो भी आप हो ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसे आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।